ओके, सो आज हम लोग करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग कि हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से हम लोग बहुत सारी चीजों के स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। जैसे एल्कीन का स्टेबिलिटी, एल्काइन का स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, इस सब का स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही सिंपल चीज है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस भी दबा के एकदम करने वाले हैं, राइट, इस वीडियो में। तो मचाने वाले, एकदम धूम मचाने वाले हैं भाई। ब्रेस योरसेल्फ फॉर द शानदार सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग काम को। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको एक्चुअली सबसे पहली बार बेकर नेथन ने ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए इसका नाम बेकर नेथन इफेक्ट भी है। अब देखो, रेजोनेंस क्या था? रेजोनेंस था डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहां पे क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा होता है पाई बॉन्ड के साथ, या वेकेंट ऑर्बिटल के साथ, या फ्री रेडिकल के साथ। सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां पे डीलोकलाइज कर रहा होता है, राइट। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है ये, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विथ या तो पाई बॉन्ड, या पॉजिटिव चार्ज, या फ्री रेडिकल, इस सब के साथ सिग्मा बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन होगा, जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब भाई साहब, ये कहां कहां पे पाया जाता है? एल्कीन, एल्काइन, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन। बहुत सारे जगह पे एल्काइन के बारे में नहीं दिया रहता है, बट एल्काइन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। जैसे कौन टेम्परेरी था? इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट। उसके बाद बाकी जितने भी इफेक्ट्स हैं सारे परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, छाप लीजिए इसको। अब देखो कंडीशन क्या है भाई हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए? कंडीशन क्या, कब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? तो पहली बात कि अगर मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा, उसका अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कंडीशन क्या है कि एल्कीन, या एल्काइन, या कार्बोकेटायन, या फिर फ्री रेडिकल should have at least वन अल्फा हाइड्रोजन। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन मांगता है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ही चाहिए, पहली बात, राइट। मतलब अगर मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, ये अल्कीन है, प्रोपीन है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो समझो एक बात, बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, ये कार्बन जो है ना, ये खुद फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, क्योंकि ये अल्कीन वाला कार्बन है। इससे जुड़ा कार्बन जो है, ये कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। और इससे जुड़ा जो हाइड्रोजन है, ये तीन हाइड्रोजन जो दिख रहा है तुमको, ये कौन है? अल्फा हाइड्रोजन। कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3 अल्फा। क्या इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि वो खुद फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि भाई साहब उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जो तुम्हारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सिंगल बॉन्ड वाला होना चाहिए। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बच्चों, मतलब सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाला, इससे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब की बात यह है कि अगर मैं ऐसा लिखूं, ऐसा मैं एल्कीन लूं, तो भाई देख, इस कार्बन के लिए ये कार्बन तो अल्फा है, और इससे एक हाइड्रोजन भी है, मतलब समझ रहे हो? ये अगर इसको मैं फंक्शनल ग्रुप लूं, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, बट ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो इस हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, राइट। तो दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए,
और अल्फा कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये अगर कंडीशन फुलफिल होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन के होने की संभावना है। ठीक, अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां पे होता है, कहां कहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। देखो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिग्मा एंड वेकेंट ऑर्बिटल, यानी सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन ये बोलेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर दिखे तो वो कार्बोकेटाइन है। बाकी हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, राइट। ठीक है, देखो तो हाइपर HC मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। अब बेटा एक बात बता, ये है तेरा कार्बोकेटाइन, मान ले CH2 और इस पे प्लस डाल। अब ये देखो कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। 3 बॉन्ड बनाया तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब है कि एक ऑर्बिटल इसका खाली होगा। अगर एक वेकेंट ऑर्बिटल है बेटा इसके पास, तो ये उसमें इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है कि नहीं, खाली ऑर्बिटल है तो। जैसे ही खाली ऑर्बिटल होगा तो ये रेजोनेंस भी कर सकता है, कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस भी होता है, राइट, वो तो हमने देखा ही है। तो रेजोनेंस भी कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर सकता है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? सर 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है मेरे को तो। हाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा? जी बिल्कुल करेगा। कैसे करता है हाइपर कॉन्जुगेशन? देखो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड ही टूट जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ जाएगा। देखना कैसा बना, HCH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब, किसका तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका 4 बॉन्ड हो चुका है, और यहाँ पे तुम्हारा कौन आ गया, H+। ठीक है, अब समझो ये जो तुम्हारा यहाँ पे H+ आया, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड गायब हो गया यार, नहीं बॉन्ड ही गायब हो गया, इसलिए तो बोलते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस जैसा दिख रहा है तुमको कुछ? ये बच्चों को थोड़ा शांत करा के आता हूं मैं, ठीक है। बॉन्ड गायब हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब समझो जैसे ये हाइड्रोजन ने हाइपर कॉन्जुगेशन किया, वैसे ये भी हाइड्रोजन करेगा, वैसे ये भी हाइड्रोजन करेगा, तो इसका 2 और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, एक और बनेगा। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा ना, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें कुछ दिमाग मत लगाना, ये +1 करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहीं पे लिख देते हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। अबे जब वो इस स्ट्रक्चर को थोड़ी लोगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर थोड़ी रहा है, इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस थोड़ी हो रहा है, इसमें तो सारा का सारा बॉन्ड इंटैक्ट है, इसमें सारा का सारा बॉन्ड इंटैक्ट है, तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस में थोड़ी कंसीडर करोगे भाई। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो this will not be considered in hyperconjugating structure. So number of hyperconjugating structure कितने आने वाले हैं प्यारे बच्चों? 3 आने वाले हैं। क्यों 3 आने वाले हैं? क्योंकि कितना अल्फा हाइड्रोजन था, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये सिंपल, ये हर जगह चलेगा काम, हर जगह याद रखना है इसको, ठीक है। समझा बात कि नहीं समझा? क्या हुआ, एक बॉन्ड गायब हो गया, इसलिए इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, ठीक। तो ये कार्बोकेटाइन में, अब देखो इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं, मतलब और भी एग्जांपल्स लेते हैं। मान ले हमारे पास है CH3 CH2 प्लस, CH3 CH CH3 प्लस, CH3 C CH3 CH3 प्लस। अब अगर मैं इस तीनों को कंपेयर करूं, किसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब सिंपल सी बात है भाई, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जैसे रेजोनेंस की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो रेजोनेंस एनर्जी आ रही थी,
वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग एनर्जी भी होगा, सॉरी जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग एनर्जी भी होगा, और मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, या ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बोल सकते हैं कि नहीं, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो प्यारे बच्चों इन तीनों को देखो, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। डिग्री दिख रहा है कि नहीं तुमको, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिसाइड करते हैं, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, ये कार्बन 2 कार्बन से, ये कार्बन 3 कार्बन से। तो डिग्री वाइज देखा जाए तो जब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया इसमें, तीसरा वाला, ये सबसे ज्यादा, फिर दूसरा, फिर पहला। क्यों, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से। बात समझ आई समझ में, वेरी गुड, छाप ले। तो ये स्टोरी है तुम्हारा कार्बोकेटाइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब एक चीज देखो, जो तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, इस दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है या डिफरेंट है। इसमें कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन के साथ 6। फिर से देख लो, 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन के साथ, इसमें 1 2 3 4 और 2 6। क्या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और ओरिजिनल स्ट्रक्चर दोनों में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है कि नहीं है। तो इस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन को बोला जाता है आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम होंगे तो अपन क्या बोलेंगे उसको, आइसोवैलेंट। बैलेंस ही सेम हो गई, ये मुद्दे की बात, ये आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सिग्मा एंड पाई हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कहां पे पाया जाता है, ये एल्कीन में पाया जाता है। तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन का देखते हैं भाई। मान लो हमने ले लिया ये CH डबल बॉन्ड CH2, बता इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जी सर। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, द आंसर इज यस। कैसे करेगा, ये वाला बॉन्ड जो है टूटेगा, इधर इलेक्ट्रॉन गया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, रेजोनेंस जैसा ही हो रहा है कि नहीं। HCH, ये हवा में डबल बॉन्ड CH, यहां डबल बॉन्ड क्यों आया, बॉन्ड इधर शिफ्ट, और ये शिफ्ट हो गया आगे, तो क्या आएगा CH2 पे माइनस सिंगल बॉन्ड के साथ। सही है, बहुत अच्छा। अब जैसे तुमने एक का बनाया वैसे दूसरा तीसरा सबका बनेगा कि नहीं, वो बना लोगे। अगले वाले में इसका बॉन्ड गायब कर देना, अगले वाले में इसका बॉन्ड गायब कर देना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और कितना है, 3 है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है। समझा बात, ये हो रहा है एल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। तो एल्कीन का भी स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा एल्कीन का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अगर सर ऐसी बात है, अगर ऐसे यार हद हो गया, ये तुमने लिख लिया था तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूं। मान ले ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3। इस तीनों को अगर कंपेयर करना है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अगर इस तीनों को कंपेयर करना है कि किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टेबल है, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बेटा बता इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है,
6 है, वेरी गुड। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 9 है, बहुत अच्छे। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 12 है, वेरी गुड। तो जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन है उसमें उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और स्टेबिलिटी भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी का कंपैरिजन है, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन है, सही है। अब समझो, अब एक जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसका, एक जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसका, वो ये है, वो बहुत बार बहुत जगह पे पूछा गया है और हर जगह तुमको दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H, एक C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 H H, और तीसरा है C डबल बॉन्ड CH3 CH3 H H। इस तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इस तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं स्टेबिलिटी वाइज, तो तुम क्या बोलोगे कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सीधे शब्दों में तुमको दिखेगा भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें इसमें भी 6 इसमें भी 6, सब में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड नहीं होने वाला है, हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड नहीं होने वाला है। तो डिसाइड कौन करेगा? कोई और करेगा, ठीक। कोई और क्या करेगा इसमें बताता हूं क्या होगा। देख, पहली बात कि अगर मैं 1 और 2 को देखूं तो 1 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 1 है ट्रांस और 2 है सिस। सिस में रिपल्सन ज्यादा होगा कि नहीं? स्टेरिक रिपल्सन होगा दोनों CH3 के बीच में, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल। अब ट्रांस और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है ये डिसाइड करने वाली बात है। तो जरा इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। देखो कैसा होगा इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। H+ हवा में, यहाँ CH2 आ जाएगा, एक बॉन्ड कम, डबल बॉन्ड C, ये CH3 एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ H यहाँ H, इस पे चार्ज क्या आ गया? माइनस। यही होगा इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो होगा? ये कितना डिग्री कार्बन है? मतलब ये जो माइनस चार्ज है वो कौन से कार्बन पे है? 1 डिग्री कार्बन पे। ये 1 डिग्री कार्बन आयन है। क्या है ये? 1 डिग्री कार्बन आयन। कार्बन आयन किसको बोलते हैं? कार्बन प्लस एनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बेनायन। ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जैसे कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट है, वैसे ही कार्बेनायन भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और कार्बेनायन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो बेटा एक बात समझ, 1 डिग्री कार्बन आयन 2 डिग्री कार्बन आयन से ज्यादा स्टेबल होता है। 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस ये इंफॉर्मेशन आपको रखना है साथ में कि 1 डिग्री कार्बन आयन 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन इसका सिंपल सा बात है कि देखो, जैसे जैसे डिग्री बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कार्बन बढ़ाते जाओगे, और कार्बन का तो प्लस आई होता है ना। मिथाइल जो होता है वो प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई है तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, और इसको अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना। बात समझ आ रहा है? कोई ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है और मैं प्लस आई के थ्रू उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कंपेयर करूं तो 1 डिग्री में एक ही कार्बन का प्लस आई है, 2 डिग्री में 2 कार्बन का प्लस आई आएगा, और 3 डिग्री में 3 कार्बन का प्लस आई आएगा। समझ रहे हैं? एक बार फटाफट से समझा देता हूं। मान ले CH3 CH2 माइनस है और CH3 CH CH3 माइनस है। अब देखिए जो माइनस है इसमें इस CH3 का लग रहा है प्लस आई, इस माइनस को इधर से भी प्लस आई लग रहा है, इधर से भी प्लस आई लग रहा है। तो भाई समझ, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है और इसको तुम प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में घमासान रिपल्सन होगा, परेशान हो जाएगा बेचारा, बोलेगा यार मेरे को इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, तुम क्यों दे रहे हो? भाई मेरे को नहीं चाहिए, रिपल्सन हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूं। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है। तो याद रखना 1 डिग्री कार्बन आयन का ज्यादा स्टेबिलिटी होता है 2 डिग्री कार्बन आयन से। ठीक है, अब आ जाओ काम पे। इस पे इसका हमने बना दिया, ठीक। अब इसका देखो, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH2, एक H हवा में, डबल बॉन्ड C H C H CH3 और इस पे माइनस। ये 2 डिग्री कार्बन आयन बना कि नहीं? ये होता
जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना वो 2 डिग्री कार्बन आयन बना, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 1 डिग्री कार्बन आयन बना, एंड वी ऑलरेडी नो कि 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। ऑल्दो सबके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। समझा? तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल 3। अब 1 और 2 में तो 1 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो ट्रांस है, तो 3 1 2 ये तुमको याद रखना है और ये दिमाग में बिठा लो। ये क्वेश्चन बहुत चांस है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है, अच्छा इसमें एक और चीज देखना है अपने को कि एल्काइन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। ये तो एल्कीन का देखा, एल्काइन का एल्कीन जैसा ही होता है। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा CH2 H प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया C, फिर यहाँ डबल बॉन्ड H, क्योंकि ट्रिपल था तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलो तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये इधर शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। ये इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 बना लेंगे। यहाँ भी सेम स्टोरी है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जो कि कितना है? 3 है। तो अगर मेरे को ऐसा कुछ दे दे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इस दोनों को कंपेयर करने के लिए दे दे, तो बेटा कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड, क्योंकि इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3। सिंपल सा चीज है। ठीक, ओके। अब देखो तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल में कैसे होता है हाइपर, वो सेम है, ये कार्बोकेटाइन जैसा ही है। देखो C H H H CH2 और ये तुम्हारा फ्री रेडिकल है। अब क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ऐसे टूटेगा HCH, यहाँ पे आ गया H डॉट CH2, यहाँ डॉट है और यहाँ भी डॉट है, ये दोनों डॉट मिलके डबल बॉन्ड बन गया, बन गया। ऐसे ही दूसरे का, तीसरे का, सबका बन जाएगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ भी क्या करेंगे? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा? 3 ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें सब कुछ सेम चलने वाला है। जैसा अगर डिग्री वाइज देखोगे तो वही कार्बोकेटाइन वाला है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है ना भाई। ऑड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फ्री रेडिकल्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन ये एकदम टिकटॉक साथ में चलता है, दोनों सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक, CH3 CH CH3 CH3 C CH3 CH3, ये आ गया। ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री है। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है, वेरी गुड। यहाँ कितना है? 6 है। यहाँ कितना है? 9 है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली 9 वाला। जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ओके। ये तुम्हारा हो गया फ्री रेडिकल के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो टॉल्यूइन में कैसे हाइपर, इसमें होगा कि नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन? बिल्कुल होगा। ये डबल बॉन्ड है, इसके बाजू में कार्बन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कैसे होगा वो देखो, ये इधर आया, ये यहाँ आया, डबल बॉन्ड C H H H प्लस माइनस ये। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना है, इसमें तो अब रेजोनेंस भी होगा आगे।
समझ रहे हो, ये माइनस आगे आगे रेजोनेंस हो रहा है, इसमें तो रेजोनेंस भी हो रहा है, इसका मतलब इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहा है सर। H प्लस, यहाँ पे डबल, यहाँ माइनस, ये तो और आगे रेजोनेंस करेगा। डबल बॉन्ड C H H H प्लस, डबल डबल, और यहाँ क्या आ गया, माइनस। अब तुम इफेक्टिवली देखो तो एक हाइड्रोजन के लिए 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर 1 अल्फा हाइड्रोजन। बना कि नहीं बना? क्योंकि तीनों में रेजोनेंस हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ही ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस ही तो हो रहा है। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 3 है। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा इसका? 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो यहां पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन के लिए 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, विच वी कैन सी क्लियरली, राइट। इसी प्रकार अगर मान लो ऐसा होता, बताए इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनता? जल्दी बता, कितना बनेगा इसमें? एक हाइड्रोजन का एक रिंग से 3 होता है, तो एक हाइड्रोजन का 2 रिंग से 6 बनेगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो टोटल कितना आएगा? 12। समझ आया कि नहीं पक्का से? एक हाइड्रोजन एक रिंग से 3 बनाया तो 2 हाइड्रोजन 6 बनाएगा, एक रिंग से 2 रिंग है तो 12 हो जाएगा। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसमें से एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बट पूछा हुआ है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है ये गिनना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देख, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये डबल, इसके बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 2, यहाँ पे भी 2 है, 1 2, तो कितना हो गया? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। सेकेंड देख, यहाँ पे 2 है, यही कार्बन है तो ये वाला 2, यहाँ पे 1 है 3, और यहाँ पे 2 है 5, तो कितना आ गया? 5 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ 2 हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है तो ये अल्फा हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप तो ये अल्फा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, इससे एक ही है, इससे भी एक ही है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ CH3 है। क्लियर? CH3 है, और यहाँ पे क्या है? एक H है, तो 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन। यही जेई में पूछा हुआ है। ठीक, इसका देखो, अब यहाँ CH3 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 CH3, यहाँ ये फ्री रेडिकल फंक्शनल ग्रुप वाला, बाजू में कोई का हाइड्रोजन ही नहीं है, ना इधर हाइड्रोजन है ना इधर हाइड्रोजन है, जिसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितना है? 3 3 6 3 9 3 12, तो कितना हो गया? 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इसके पास कितना है? देखो डबल बॉन्ड ये है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है, इससे एक ही हाइड्रोजन है, इधर ये तो CH3 हो गया, तो एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। इसके पास कितना है? इस डबल बॉन्ड से जुड़ा है 3, तो 3 तो ये हो गया, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 1 4, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ तो एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो टोटल कितना हो गया? 3 1 4 4 2 6 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिनने पे भी रहता है क्वेश्चन। 4 बार ये सब स्ट्रक्चर, मान लो इसमें से 4 स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा सम ऑफ टोटल अल्फा हाइड्रोजन बताओ, सबको निकालो और सबको ऐड करके आंसर दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा है, यहां प्लस है, और यहां प्लस है, बोला दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? फटाफट गिन लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 4 1 5 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ तो अभी गिना है 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? दूसरा। तो जिस कार्बोकेटाइन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है।
इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब जैसा कार्बोकेटाइन का है वैसा ही फ्री रेडिकल का होगा कि नहीं, है ना, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल भाई भाई। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन एल्काइन में भी हमने ये देख लिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। और इसमें तो हमने अच्छे से सारे क्वेश्चन जो भी वैरायटी अच्छे वाले क्वेश्चन थे वो भी कर लिए, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, पहले ही मैंने करवा दिया, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एग्जैक्टली सिमिलर टू कार्बोकेटाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। होगा कि नहीं? मान लो ये फ्री रेडिकल है और CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल है, ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें एक भी नहीं। समझ रहे बात? बात समझ रहा है क्या? अच्छा इसका बता, ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा रिंग के साथ। अच्छा तुमने ये देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन में रिंग पे कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव चार्ज आया था। जब हमने माइनस चार्ज आया था तो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे थे तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज आया, मतलब रिंग पे हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। टॉल्यूइन का देखो, फटाक से टॉल्यूइन का देख लो, देखो ये टॉल्यूइन का रिंग पे कौन सा चार्ज आया? माइनस। कौन सा चार्ज आया? माइनस। कौन सा चार्ज आया? माइनस। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से रिंग पे माइनस चार्ज आया है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, और कहां पे बढ़ा है? ऑर्थो पैरा पे बढ़ा है। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये ऑर्थो है। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं प्लस एच इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन से जब इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता है तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एच इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस एच इफेक्ट। मतलब पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ रहा है। और कहां पे बढ़ रहा है? ऑर्थो और पैरा पे। नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पे। अब इसका यूज होगा उसमें, देखो यहां देखो, तुमको पता है कि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। फ्री रेडिकल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? वैलेंस शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। वैसे ही कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको प्लस एच या प्लस आई से या प्लस आर रेजोनेंस से भी कैसे भी उसको अगर इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको मजा आने लगेगा। तो भाई ये जो CH3 है ये हाइपर कॉन्जुगेशन से यहां यहां और यहां माइनस चार्ज ला रहा है, और ये कहां पे जुड़ा है? पैरा पे ही CH2 फ्री रेडिकल जुड़ा है और पैरा पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब ये जो माइनस चार्ज आया होगा वो CH2 फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा। तो ये प्लस एच लगा रहा है। क्या लगा रहा है? प्लस एच लगा रहा है। प्लस एच से इसको स्टेबलाइज कर रहा है। अब मान लो कि तुमने ऐसा ही किया, यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल ही लिया और यहाँ लगा दिया CH2 CH3, ये कर दिया तुमने। अब बताओ मेरे को एक बात कि यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ कम हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा बेटा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बात समझ में आई? तो बतवा समझ में आया कि नहीं आया? बताओ यार, आया? तो ये है तुम्हारा स्टोरी। आगे चलते हैं। बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। हाँ, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं है, मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि बंटवारा हो रहा है ना बे, इसका जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेट करने लगा। तो जितना कॉन्जुगेट हो रहा है उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उतना अपने पास कम रह रहा है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कमेगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है तो सिंगल बॉन्ड कैसा होता है? डबल बॉन्ड से लंबा होता है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। वही लिखा हुआ है, मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है,
यहाँ है ये नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो इसका प्यार 6 जगह बट गया, इसका प्यार 3 जगह बटा, और ये किसी को दिया ही नहीं, प्यार संजो के रखा हुआ है अपने पास कि एक ही को देंगे जब देंगे, है ना। तुम लोग भी वही करना जीवन में। नहीं भाई, बांट भी सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस, राइट। जो करना है करो जीवन में, एक जगह बांटो, 4 जगह बांटो, 6 जगह बांटो, लेकिन एक ही जगह बांटना तो थोड़ा जीवन अच्छा रहता है, सिक्योर रहोगे। बाकी डेमोक्रेसी है भाई, भारत में हम लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो भाई साहब, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका प्यार बट गया 6 जगह, इसका 3 जगह, इसका कहीं नहीं बटा, तो ये सशक्त है, एकदम सख्त लौंडा है ये। तो इसका जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा मजबूत होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो सबसे छोटा होगा, और इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, यही बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जा रहा है। समझ गया बात? चलो, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? देखो, जो प्लस एच इफेक्ट था, तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को माइनस एच इफेक्ट बोला जाता है। ये उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाएगा, या कहीं भी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाएगा। जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा था, या हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाएगा। कैसे? देखो, क्लोरीन, अब ये करता कौन है? हेलोजन ही करता है। हेलोजन में भी कौन करता है? क्लोरीन करता है प्राइमरीली। देखो, क्लोरीन के साथ क्या है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाला जितना भी एलिमेंट होगा उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। इसका 3D खाली है कि नहीं? जब तुम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे प्यारे बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? इधर लिख देता हूं, यहाँ पे क्लोरीन का क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब 3p5 तो 3d खाली है पूरा। जैसे तुम थर्ड ऑर्बिट में घुस गए तो 3d भी तो अवेलेबल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये खाली है। खाली है तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करता है, राइट। पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा। तो इसके पास 3d खाली है, तो वैसे ही यहाँ क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन का, ऊपर से वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये उल्टा इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कराएगा, ये इधर आ जाएगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट के Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा। Cl 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 पे कौन सा चार्ज? माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। देखो इस पे चार्ज क्या आ गया? प्लस, क्योंकि एक बॉन्ड कम हो गया। अब ये कार्बन पे प्लस चार्ज लेके आ गया, तो इस प्लस चार्ज की वजह से इसने क्या किया? इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया, नेगेटिव डायरेक्शन में हाइपर उल्टा करवा दिया हाइपर कॉन्जुगेशन को, इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, ये भी वही है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ हैलोजन के इक्वल होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लोरीन। यहाँ हैलोजन कौन है? क्लोरीन है। तो ये क्या करेगा? ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, तो अगर कोई कार्बोकेटाइन होता तो उसकी स्टेबिलिटी को घटाता। अभी बताऊंगा क्वेश्चन। जैसे बेंजीन रिंग के साथ भी हो सकता है, यहाँ C Cl 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 क्या होगा? ये बाहर गया, ये इधर आ गया, डबल बॉन्ड C Cl 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 माइनस, डबल डबल, और इस पे चार्ज क्या आया? पॉजिटिव, कार्बन पे। और कौन से पोजीशन पे आया? ऑर्थो पे। फिर जब इसका आप रेजोनेंस करोगे तो अगला पॉजिटिव कहां पे आ रहा है? अगला पॉजिटिव कहां पे आ रहा है प्यारे बच्चों? कहां पे आ रहा है? बहुत अच्छा, कहां आ रहा है? पैरा पे। और फिर जब इसको नचाएंगे, इस बसंती को जब नचाया जाएगा, तो अगला पॉजिटिव फिर कहां पे आएगा? अगला पॉजिटिव फिर से आ जाएगा ऑर्थो पे, ओ से ऑर्थो। तो भाई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम कर दिया ये। तो यहां पे ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग डिक्रीजेज। रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
तो अगर रिंग पे कोई कार्बोकेटाइन जुड़ा होता ऑर्थो पैरा पे, कहां पे, ऑर्थो पैरा पे अगर जुड़ा होता तो भाई साहब उसकी स्टेबिलिटी तो घटा देता है, ये उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता, घटा देता। पहले छापो फिर मैं क्वेश्चन देता हूं उस पर। देखो जैसे मान लो कि मैं यहाँ CH2 प्लस लगाता हूं और मैं यहां लगा दिया CH3 और मैं यहां लगा दिया CH2 प्लस और यहां लगा दिया CCl3। खैर यहाँ कुछ मत लगाओ, छोड़ो कुछ मत लगाओ। अब ये क्या कर रहा है, -H लगा रहा है और ये इसके पैरा पे है और तुमको पता है कि ऑर्थो पैरा पे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पैरा पे पॉजिटिव आएगा। सोचो इसको पहले से पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव जाएगा, ये मर जाएगा कि नहीं दर्द से। खुद गरीब है और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, बेचारा गरीब से ही और निचोड़े जा रहे हो, जो भारत देश में आज के डेट में हो रहा है, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। वही चीज यहाँ भी हो रहा है कि नहीं। ऑलरेडी गरीब है, इसको और चूस लिया बेचारे को, अब वो छटपटा रहा है, उसका प्राण निकलने वाला है। समझ रहे हो बात। तो इसी वजह से ये डिस्टेबलाइज करेगा। यहां कुछ नहीं हो रहा है, यहां रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। रेजोनेंस तो हो ही रहा है रिंग के साथ, वो तो यहां भी हो रहा है, बट बाकी कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पहला, क्योंकि उसमें कोई डिस्टेबलाइज करने वाला नहीं है। बात तुम्हारे किडनी में गया कि नहीं, गया ना किडनी में भाई। चलो वेरी गुड। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं कराना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो यहाँ CH2 प्लस है और यहाँ मैंने लगा दिया CH3, यहाँ CH2 प्लस है और यहाँ मैंने लगा दिया CD3, ड्यूटीरियम लगा दिया और मैंने ट्रीटियम लगा दिया। अब अगर मैं इस तीनों को कंपेयर करूं, तीनों के स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं, तो भाई देख सुन, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो तीनों में, लेकिन ड्यूटीरियम देखो जैसे जैसे भारी होता जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। कार्बन ट्रीटियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मजबूत है, ड्यूटीरियम का इससे कम है बट हाइड्रोजन से ज्यादा मजबूत है। तो जितना मजबूत बॉन्ड होगा उतना कम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाएगा ना। ज्यादा आसानी से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ज्यादा आसानी से ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा होगा, मोर इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसमें लेस इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन। और जितना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो +H लग रहा है, +H से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज आ रहा है और ये पैरा पे ही लगा हुआ है। तो क्या ये +H से स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। रीजन फिर से समझ लो, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ और कम, राइट। पर अगर मैं +I से देखता तब तो +I से ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसका +I ज्यादा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन +I से ज्यादा प्रभावशाली चीज है। ज्यादा प्रभावशाली ग्रुप कौन है, ज्यादा प्रभावशाली इफेक्ट कौन है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन उससे बलवान है और उसका भी बाप है रेजोनेंस। तो ये सब जो किसका कौन बाप है, ये सब हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे जब हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट करेंगे तो, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का तुम्हारे मॉड्यूल में होगा या PYQ में तुमको मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, पूछा हुआ होगा ही कहीं ना कहीं। तो बतवा समझ में आया क्या। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप कि तुम लोगों को सब चीज अच्छे से समझ में आया हो। खूब मेहनत करो, जम के पढ़ाई करो, तूफान मचा देना है, समझ गया बात, तूफान मचा देना। वीडियो शेयर करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को पहुंचाओ। तुम नहीं पहुंचाओगे तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट तुम पहुंचाओ तो मुझे मजा आएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।